नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज एक बहस तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक विमर्श शुरू हो गया है देश में। पहली चीज तो एक विमर्श ये हुआ कि अब विपक्ष को भी लोग थोड़ा बहुत सीरियसली लेने लगे, और ये सारा कुछ हुआ जब नीतीश कुमार जी एनडीए छोड़ के महागठबंधन के रूप में बिहार में वो बीजेपी को छोड़ के वापस एक तरह से महागठबंधन में आ गए। तब से ये विमर्श शुरू हो गया है कि 2024 में विपक्ष की क्या रोल रहेगा, कितना इफेक्टिव रहेगा, आपस में एक रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। जो बीजेपी के पक्षधर हैं वो पूछते हैं कि चले नहीं, ये बताइए इनका प्राइम मिनिस्टर आपका कौन होगा, हु इज योर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, इत्यादि इत्यादि। क्योंकि इस पे बार बार एक चीज ये है कि विपक्ष की धुरी कौन बन सकता है, नीतीश कुमार की अरविंद केजरीवाल। क्योंकि अगर ये सब देखिए तो अरविंद केजरीवाल से क्या दिक्कत है किसी को। अभी एक कोई सर्वे आया है किसी मैगजीन में एक दो दिन पहले, उसमें यह कहा है कि नंबर 1 की चॉइस लोगों की देश में प्रधानमंत्री की मोदी जी हैं, तो नंबर 2 की चॉइस अरविंद केजरीवाल साहब हैं। इसको लेके भी बहुत प्रचारित किया जा रहा है। अब एक चीज समझिए, देखिए ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। यहाँ पे जो एमपी हैं और वो एमपी अपनी पार्टी प्रतिबद्धता है उनकी, तो एमपी ही डिसाइड करते हैं कि उनका प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। जो कॉम्बिनेशन होता है या जो भी, अगर गठबंधन नहीं है सीधे मेजॉरिटी आ गई तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी उस पार्टी के एमपी डिसाइड करते हैं। अब केजरीवाल जी जिनकी पार्टी का 0 एमपी इस समय है, वो अगर प्रधानमंत्री के सेकंड बेस्ट चॉइस हैं तो उनको एक पार्टी को भी तो बैक करना होगा ना। बिना उस पार्टी की बैकिंग के वो दूसरी पार्टी वाले उनको क्यों चुनने लगेंगे। तो एक तो ग्राउंड रियलिटी से थोड़ा ये समझना होगा। दूसरा ये देखना होगा कि अब नीतीश कुमार ने जो 70+ वाले हैं, उन्होंने ऐसा लग रहा है कि ये जब निर्णय लिया है कि वो बीजेपी को छोड़ के वापस महागठबंधन में आ रहे हैं, तो उन्होंने ये निर्णय सोच समझ के और अपने एक लार्जर रोल को देखते हुए ये निर्णय लिया है। क्योंकि रोल वो धीरे धीरे अपना डिफाइन करते जा रहे हैं। वो जैसे ही बने उसके बाद, अगर आपको याद हो तो तेजस्वी यादव ने भी ये कहा था कि नीतीश जी का एक लार्जर रोल है। केसीआर तेलंगाना से उनसे मिलने चले जा रहे हैं पटना, तो ये ऐसे ही तो अकस्मात तो हुआ नहीं होगा। नीतीश कुमार के चीफ मिनिस्टर बनने से पहले सोनिया गांधी से बात हो रही है, तो ये भी कोई अकस्मात की बात नहीं हो गई होगी कि ऐसे ही फोन उठाया, रॉन्ग नंबर मिल गया। फोन किया गया होगा और रिसीव किया गया होगा, तब बात हुई है। अब वो दिल्ली बैठ के पिछले 2-3 दिन से जो विपक्ष की सारी पार्टी, विपक्ष का जब मैं बोल रहा हूं तो जो बीजेपी के अगेंस्ट जो भी पार्टी है, सबसे मिलने जुलने की बात कर रहे हैं। वो एक एक्सट्रीम पे अगर कांग्रेस खड़ी हुई है, तो एक एक्सट्रीम पे जो कांग्रेस के सबसे बड़े विरोधी केरल में वामपंथी हैं, तो उनके सीताराम येचुरी से भी मिल रहे हैं और डी राजा से भी मिल रहे हैं, मतलब सीपीएम से भी मिल रहे हैं, सीपीआई से भी मिल रहे हैं। दूसरा जो कांग्रेस की एक बड़ा इस समय विरोधी पार्टी और अपने को तीसरी ताकत के रूप में स्टैब्लिश करने की कोशिश में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल से भी मिल रहे हैं। वो जब हैं तो मुलायम सिंह यादव को देखने जा रहे हैं, तो वहां अखिलेश यादव से भी मिल रहे हैं। वो कर्नाटक में कुमार स्वामी साहब देवेगौड़ा के लड़के से भी मिल रहे हैं। मतलब वो पूरे उस स्पेक्ट्रम को जो विपक्षी पार्टियों का है, उसमें हर जगह वो मिल के बात करके लोगों के बीच में कुछ तो विमर्श करने की, कुछ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की, कुछ एक ये बात कि हम लोग कैसे साथ चल सकते हैं। क्योंकि स्वास्थ्य के चलते और पद दोनों की वजह से शरद पवार आज किसी पद पे नहीं है। शरद पवार का स्वास्थ्य भी अब वो वाला नहीं रहा। नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं और नीतीश कुमार इस समय स्वास्थ्य में बिल्कुल फिट हैं। तो उन्होंने स्वेच्छा से ये रोल लिया है, और केवल रोल नहीं लिया है, उनकी पार्टी ने नेशनल एग्जीक्यूटिव में ये प्रस्ताव पारित करके किया है कि इनको अब एक नेशनल रोल में अपने को देखना है। क्योंकि देखिए इस समय एक फैक्टर को नीतीश बिल्कुल बार बार एक चीज कह रहे हैं, उनकी पार्टी से भी वो पार्टी से भी नहीं कहलवा रहे हैं। नहीं तो होता है नेता कि नहीं मैं नहीं बनना चाहता हूं, लेकिन पार्टी वाले हैं कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये सब नारे लगवाने लगते हैं। नीतीश की पार्टी से भी कोई ये नहीं कह रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है। केसीआर जब आ रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो जब केसीआर से ये सब बात हो रही है प्राइम मिनिस्टर की, तो वो थोड़ा कह रहे हैं कि मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की जाए, बात हो जाए। तो वो अपने को किसी भी, अभी तक टू बी फेयर टू नीतीश कुमार, उन्होंने अपने को एक भी ऐसा स्टेटमेंट या एक भी ऐसा आचरण, एक भी ऐसा काम नहीं किया जहां वो अपने को पुश कर रहे हो एज प्राइम मिनिस्टर। हां, वो एक चीज जरूर पुश कर रहे हैं कि वो ऑपोजिशन के वो बाइंडिंग फैक्टर जो है, कि जिससे जो एक सबको एक साथ लेके चले, उस रोल में जरूर नजर आ रहे हैं। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक दो चीजें समझना होगा।
देखिए, इस समय तीन तरह की धाराएं चलने की कोशिश है। एक बीजेपी लेड है, बीजेपी एनडीए को लीड कर रहा है। कांग्रेस अब लीड नहीं करने की बात कर रहा है, कांग्रेस अब कर रहा है इंक्लूसिव की बात, कि भाई कांग्रेस के साथ कौन कौन से दल आके 2024 के इलेक्शन में इनके साथ आ सकते हैं, साथ में इलेक्शन लड़ सकते हैं। कांग्रेस इस तरह की बात कर रहा है। इट इज नॉट लेड बाय कांग्रेस की बात हो रही है। और तीसरा, आम आदमी पार्टी अपना एक थर्ड एक अपना किया कि नहीं, मैं एंटी कांग्रेस, एंटी बीजेपी, एक मैं अपना अकेले चलना चाह रहा हूं। लेकिन ग्राउंड की रियलिटी भी थोड़ी समझ लेनी चाहिए, क्या ग्राउंड रियलिटी है। केजरीवाल साहब और उनकी पार्टी के लोग अगर उनको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ग्राउंड पे क्या हो रहा है ये समझ लीजिए। मैं 2019 इलेक्शन के आंकड़े ले रहा हूं और ये मान के कि मैं विधानसभा के इलेक्शंस के आंकड़े नहीं ले रहा हूं। 2019 के इलेक्शन में बीजेपी के जो परसेंटेज ऑफ वोट था वो 37.3% था। करीब 23 करोड़ लोगों ने देश में उनको वोट दिया था और उनकी 303 सीटें थी। कांग्रेस 2 नंबर पे थी, 19.46% वोट था और करीब 12 करोड़ लोगों ने इस देश में उनको वोट दिया था और उनकी 52 सीटें थी, 52। टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस का 4.06% वोट था, तीसरे नंबर की पार्टी इन टर्म्स ऑफ वोट, और उनको 2.49 करोड़, 2 करोड़ 49 लाख लोगों ने वोट दिया था। मैं चौथा और पांचवा बता के फिर आगे बढ़ूंगा। बहुजन समाज पार्टी 3.62% वोट, 2.22, 2 करोड़ 22 लाख लोगों ने कुल वोट दिया था 2019 इलेक्शन में, और समाजवादी पार्टी 2.55% कुल वोट, 1.56 करोड़ वोट उनको 2019 इलेक्शन में कुल मिला था। आम आदमी पार्टी 22वें नंबर पे थी। मैं पहले के 5 मैंने आपको बता दिया, आम आदमी पार्टी 22वें नंबर पे थी। कुल वोट 0.44%, टर्म्स में 27 लाख वोट मिले थे। अब 27 लाख वोट पाके 2019 में अगर आपको यह लगता है कि आप 27 लाख से 37% से आगे पहुंच जाएंगे तो ठीक है, मतलब ये हक है आपको और इस लोकतंत्र में सबको ये सोचने और उसका है। लेकिन ग्राउंड पे ऐसा लगता है कि ये करीब करीब असंभव जैसा है। वो अलग बात है कि गुजरात में उनको 6% वोट मिल जाएंगे तो नेशनल पार्टी में, वो एक अलग गणित है। लेकिन आज की जो स्थिति है 2024 के इलेक्शन में, वो 27 लाख वोट से 23 करोड़ वोट से ज्यादा उनको वोट मिलेंगे, ये थोड़ा तो ये चीज तो तय है कि बीजेपी के ऑल्टरनेटिव के रूप में आम आदमी पार्टी नहीं है। इसमें मतलब जो एक नॉर्मल बुद्धि, एक नॉर्मल सेंस से कहते हैं। अब जरा आ जाइए कि बीजेपी क्या पिच कर रही है, ये क्या पिच है। बीजेपी कह रही है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, देश, ये वो। मैं आज बहुत जगह सुन रहा हूं, अब पिछले 2-4-10 दिनों से आम आदमी पार्टी ने क्या शुरू किया है कि हम 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की या भारतवासियों के लिए काम करेंगे। ठीक बात है, लेकिन इस 130 करोड़ भारतवासियों में यह मत भूलिएगा कि 20 करोड़ मुस्लिम भी हैं। और आज आप 130 करोड़ में अगर इस एक वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, इस एक वर्ग को आपको वोट क्योंकि चॉइस नहीं है इसलिए दिल्ली में देना पड़ रहा है, तो यह कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी ठीक है। आपको सब वर्गों से चाहिए। बीजेपी ये अफोर्ड कर सकती है कि इस 20 करोड़ वोट के अलावा वो बाकी वोट की बात करें। लेकिन अगर आप बीजेपी ही जैसा वो करेंगे कि भाई वो मंदिर बनवा रहे हैं तो हम हनुमान चालीसा करवाएंगे, इस तरह की अगर आप एक वो करेंगे, बिल्किस बानो पे हम कुछ नहीं बोलेंगे, चाहेंगे ये कि हमें वोट दे दें। दिल्ली में आपको वोट इसलिए मिलते हैं कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है। एक चीज और ये चीज यहां जरा मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि ये थोड़ा समझने वाली चीज है। नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहे, इतने दिनों तक रहे, लेकिन मुस्लिम समुदाय में वो एक्सेप्टेबल है। मुसलमान उनको देखे ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं इनकी आगे तो साहब हम इनको वोट। कल्याण सिंह को आपको याद है, मुलायम सिंह के साथ आए थे, मुलायम सिंह को हरवा दिए थे, याद आया? क्योंकि कल्याण सिंह सीधे सीधे बाबरी मस्जिद विध्वंस करने का जो जिम्मेदारी थी वो उनकी थी। नीतीश के साथ इस तरह का कुछ नहीं। ये वो एनडीए के साथ रहते हुए भी अपने आचरण से या अपने स्टेटमेंट से उससे उन्होंने इसको बचा के रखा है। मैं एक चीज और ये कह दूं कि साउथ में जैसे तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और अगर आप उड़ीसा को भी ले लें, ये सारे जो प्रदेश साउथ के हैं उसमें कर्नाटका को छोड़ के बाकी किसी जगह बीजेपी का कोई स्कोप मुझे नजर नहीं आ रहा है। लेकिन तमिलनाडु में डीएमके हुए, केरल में कम्युनिस्ट हुए, तेलंगाना, इन सारे लोगों से भी नीतीश एक संपर्क बना रहे हैं। ना जेडीयू वहां लड़ने जा रहा है, ना ऑपोजिशन की कोई और पार्टी उसके अलावा वहां कोई मेजर कुछ करेगी। लेकिन नीतीश एक जनरल इंप्रेशन ये दे रहे हैं कि वो पूरे देश में
एंटी बीजेपी की ताकतों को एक जगह इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वो साउथ के लोगों के साथ आप उठते बैठते दिखाई दे रहे हैं। कोई नीतीश की वहां ऐसा वो नहीं, यूपी में गुजरात में मैं मान सकता हूं नीतीश जी की वो हो सकता है, वोट पे इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन वहां नहीं। एक चीज और समझ लीजिए, नीतीश जी 1973-74 से 72-73-74 से राजनीति में है, इमरजेंसी में जेल गए, इलेक्शन लड़े, और सिर्फ यही नहीं है, इस समय बिहार के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं। एक चीज और, क्योंकि मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं, उन्होंने हरदम गठबंधन के सरकार चलाई है। उन्होंने आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पूरी मेजॉरिटी की सरकार में आ गए सरकार चला रहे हैं। वो चाहे सेंट्रल में रहे हो तब भी, और चाहे वो बिहार में कोई भी सरकार जो उन्होंने चलाई है, मुख्यमंत्री इतने समय तक है, वो गठबंधन की सरकार रही है, पूरी मेजॉरिटी की उनकी सरकार नहीं रही है कि जेडीयू या समता पार्टी पूरी मेजॉरिटी में आ गई है। अरविंद केजरीवाल ये केवल बहुमत की सरकार चलाते हैं, गठबंधन की सरकार में ये इनको नहीं आता है। वो बाकी लोगों को, सहयोगियों को कैसे साथ रखना है, कैसे साधना, ये नहीं आता है। और अगर आता तो प्रशांत भूषण, आनंद कुमार, योगेंद्र यादव, आशुतोष, किरण बेदी को मैं नहीं कहूंगा, वो पहले ही चली गई थी बीजेपी में, लेकिन आशुतोष, कुमार विश्वास, जो सब लोग स्तंभ थे आम आदमी पार्टी के, और मेरे ख्याल में जो भी अभी उनके एग्जिस्टिंग नेता हैं उनसे ज्यादा इनकी क्रेडिबिलिटी थी, उनको ये बाहर का रास्ता, या वो इनको छोड़े या इन्होंने उनको छोड़ा, जो भी कारण था, ये उनको साथ लेके नहीं चल पाए। जबकि पूर्ण तो ये गठबंधन का एक चलाना भी एक अलग तरह का नैक है, एक अलग तरह का पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग चाहिए, एक अलग तरह की पॉलिटिकल ट्रेनिंग चाहिए, जो मुझे नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल साहब के पास है। और एक चीज और जान लीजिए, ये कह रहा है ना कि अभी हमें टाइम, अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार भी पिछले 9-10 साल से दिल्ली में चल रही है, ऐसा नहीं कि कल के दिन आई। आपने इतना कुछ करने के बाद भी आपको पंजाब में भगवंत मान साहब ही मिले ना, आपको कोई पुराना पॉलिटिकल आदमी, मैं भगवंत मान साहब तो खुद ही कहते हैं, अभी 4 दिन पहले कह रहे थे कि अरे भाई अगर ये भाजपा अच्छे से काम कर रही होती तो मैं तो अपना कॉमेडी शो चला रहा होता, मैं इसमें थोड़ा ही आता। तो ये भी एक देखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल साहब को अपना एक रोल क्लियर करना होगा। क्योंकि देखिए, एक समय क्या था, देश में एंटी कांग्रेस की हवा थी, सारी विपक्षी पार्टियां की तरफ। अब इस समय जो हवा है या जिसपे नीतीश काम कर रहे हैं, वो एंटी बीजेपी हवा है। अब इसमें कहां पे अरविंद केजरीवाल साहब या आम आदमी पार्टी बैठते हैं, ये उनको वो होगा। क्योंकि अगर वो अपने को तीसरी शक्ति के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ग्राउंड पे ऐसा लग रहा है कि 3 शक्तियां अगर हैं, मतलब एक विपक्ष जिसमें कांग्रेस भी है, एक बीजेपी का एनडीए और एक आम आदमी पार्टी का, तो यहां जमीन से देखने से ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल अपनी नीतियों और इसमें बीजेपी के पास ज्यादा नजर आते हैं बनिस्बत विपक्ष या कांग्रेस के। और अंत में इस बात को कह के मैं करूं, अभी मेरे ख्याल में इट इज टू अर्ली टू से, गुजरात इलेक्शन जिसके बारे में बार बार ये कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल सरकार बनाने जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, वहां के इलेक्शन के बाद अरविंद केजरीवाल साहब या आम आदमी पार्टी को कितनी सीट मिलती हैं, यह भी बहुत कुछ डिसाइड करेगा देश की विपक्षी राजनीति को, और खास करके आम आदमी पार्टी की राजनीति को। क्योंकि गोवा और उत्तराखंड में जिस तरह से इनकी पार्टी का जो भी परफॉर्मेंस रहा, वहां पे भी बहुत इलेक्शन बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया गया था, लेकिन गुजरात इलेक्शन के बाद शायद हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे। 2024 में जो विपक्ष अपनी बिसात बिछा रहा है, उसको ये करने के लिए कि कौन किसके साथ जा रहा है, कौन किसके साथ रहेगा, ये उस समय समझना ज्यादा आसान होगा। थैंक यू सो मच।